नमस्कार, डेली न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर। राज्य को मिलेंगी विकास की कई सौगातें। लखनऊ में अमित शाह ने किया उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के शिलान्यास के बाद शाम को करेंगे वाराणसी का दौरा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में यूपी को मिला है दृढ़ नेतृत्व। मुख्यमंत्री ने भी किया यूपी से गुंडा राज खत्म करने का दावा। कहा, आज सुरक्षित हैं महिलाएं और बेटियां। 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के 2 साल हुए पूरे। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर महिला और बाल विकास कल्याण विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को मिली अन्यायपूर्ण कानून से आजादी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया प्रधानमंत्री का धन्यवाद। पूर्वोत्तर में भाजपा को मिली और मजबूती। मणिपुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दास ने थामा बीजेपी का दामन। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने कहा, गोविंद दास का बीजेपी में आना पूर्वोत्तर में भाजपा के प्रति जनता के विश्वास का है प्रमाण। भारत ने संभाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान। भारत की अगुवाई में समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने पर रहेगा जोर। कई देशों ने दी बधाई। और टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में सुपर हैवीवेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में सतीश कुमार को हार का करना पड़ा सामना। पीवी सिंधु कांस्य पदक के लिए खेलेंगी मैच। पुरुष हॉकी क्वार्टर फाइनल में भारत और ग्रेट ब्रिटेन होंगे आमने सामने। और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सत्तारूढ़ दल भाजपा अब चुनावी मोड में आ गई है। खास बात यह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां वो लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी का उनका दौरा है, जिनमें से लखनऊ में वो अपने कार्यक्रम को पूरा कर चुके हैं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज को गुजरात के गांधीनगर के फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया गया है। उन्होंने यहां न सिर्फ योगी सरकार की तारीफ की, बल्कि यह भी कहा कि योगी के नेतृत्व में यूपी में बहुत अच्छा काम हुआ है। देश में सबसे आगे यूपी है। उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि न सिर्फ यूपी में बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बेहतर काम कर रही है। के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से संवेदना के साथ जनहित का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया। और हमने वादा किया था कि शासन कोई एक जाति के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन एक परिवार के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन चंद बिल्डरों और धनिकों के लिए नहीं होगा, ये शासन सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होगा। और आज
मैं कह सकता हूं 4 साल के बाद कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। और वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर इस वक्त सीधे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। हरिकेश नमस्कार। और मेरा सीधा और सटीक सवाल ये कि गृह मंत्री का उत्तर प्रदेश का आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा, इसको किन मायनों में, किन नजरों से देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण? असीम मैं आपको बताऊं कि मैं चूंकि वाराणसी से रिपोर्टिंग करता हूं और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि गृह मंत्री का यह दौरा जो है किन नज़रों से देखा जाए जो है, तो ये पूर्वांचल जो काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में, उसी का यह दूसरा रूप यहाँ पर जहाँ मैं उपस्थित हूँ, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। और ये बगल में ही भूमि पूजन के लिए व्यवस्था की गई है, जहाँ पर भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी यहाँ पे भूमि पूजन करेंगे अपने इस दौरे के दौरान। इसके अलावा एक और आपको मैं जानकारी दूं कि यहाँ पे 3 मंदिरों का एक आप कह सकते हैं कि वृत्त या त्रिकोणात्मक एक परिधि है, जिसमें कि माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, जिसका कि बहुत ही मान है यहाँ पर पूरे भारत में। जो श्रद्धालु हैं अपना एक विशेष मान रखते हैं, नवरात्र के दिन में जगह जगह देश से लोग आते हैं यहाँ पर। और एक काली खो है यहाँ से कुछ दूरी पर, और पास में एक अष्टभुजा है। इसको एक त्रिकोणीय आकार दिया गया है और प्रत्येक जो भी पर्यटक या श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो जो आप अमित शाह जी के दौरे की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का, क्योंकि ये विश्वनाथ जो विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, इसके आसपास जो है एक भव्य परियोजना जिसका कि माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना नाम रखा गया है, उसका शुरुआत, उसका भूमि पूजन यहाँ पर गृह मंत्री करेंगे। और ये जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बन रहा है, उसी की परिकल्पना के आधार पर ये माँ विंध्यवासिनी के जो कॉरिडोर है उसका भी सोच रखा गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जो आसपास के मकान थे उनको स्थानांतरित किया गया है। एक चौड़ा परिसर बनाया जाएगा जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु अगर मंदिर की परिक्रमा करें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, साफ सुथरा हो और काफ़ी जगह हो। इसके अलावा मंदिर के चारों तरफ से जो रास्ते हैं उनको चौड़ा किया जाएगा इस कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत, जिससे कि जो भी आए उनको सुविधापूर्वक, स्वच्छतापूर्वक आ सकें। और आप इसको कह सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है, जिस तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो भी पूरा होने वाला है अपने तय समय अवधि के अनुसार, उसी तरह ये माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना की भी जो शुरुआत की जाएगी आज, चूंकि यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर की जो परियोजना है उसका भूमि पूजन होगा। और जो दूसरा कार्यक्रम है वो मिर्जापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में है, जहाँ पे एक रोपवे का निर्माण किया गया है, उसका लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री। और इसी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास भी वहां से करेंगे जनता के सामने। असीम, ये तो हरिकेश आपने सौगातों की बात की, गिफ्ट्स की बात की, उपहारों की बात की, जो कि लगातार यूपी को मिलता जा रहा है। लेकिन चूंकि हमने शुरू में ही कहा कि इन दौरों के मायने को अगर मैं राजनीतिक तौर पर देखना चाहूँ, चूँकि कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री वहाँ थे और प्रधानमंत्री ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री की, वहाँ के मुखिया की काफ़ी तारीफ की, योगी आदित्यनाथ के कामकाज की बहुत ज़्यादा तारीफ की, आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके कामकाज की काफ़ी तारीफ की है। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक तौर पर इन बयानों का, इन शब्दों का क्या मतलब निकाला जाए? असीम, पहले तो आपने जो बात रखी कि उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप इसको हम देखें तो इसको उत्तर प्रदेश के विकास से जोड़कर देख सकते हैं। और विकास किसी भी राजनीति के लिए, जो आजकल भारतीय राजनीति है, भारतीय लोकतंत्र है, उसमें विकास की बात हो रही है। और आप इस तरह से देखते हैं कि काशी से विंध्याचल और प्रयागराज जो विकास कार्य चल रहे हैं, ये गंगा के किनारे हैं और दोनों
बाबा विश्वनाथ का भी जो मान है पूरे देश में है, पूरे देश के श्रद्धालु उनका दर्शन करना चाहते हैं। और जो बनारस आते हैं, चूंकि मैक्सिमम लोग जो उतरते हैं वो अगर एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनके लिए विंध्याचल काफ़ी नज़दीक है, 70 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और माँ विंध्यवासिनी के चूंकि शक्तिपीठ है, यहाँ हर कोई दर्शन करना चाहता है। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जल यातायात की भी बात सरकार कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। तो जल मार्ग से भी आप काशी से मिर्जापुर तक आ सकते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने। अब जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी जो प्रदेश है, अगर अब राजनीतिक विधानसभा के चुनाव अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो जब इस तरह की बात होती है, और चूंकि गृह मंत्री जो है इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, महामंत्री थे तब वो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे, तो उत्तर प्रदेश उनके लिए जाना सुना है, देखा सुना है। और जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी ने काफी मेहनत की थी और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो आप देखने ही लायक थी। इस तरह की ऐतिहासिक जीत किसी पार्टी की इसके पहले नहीं हुई थी। चूंकि अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है, आज की परिप्रेक्ष्य में राजनीति में लोग उनको चाणक्य के तौर पे देखते हैं, तो ये आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये शुरुआत ही अमित शाह जी की अपने घटक दल की जो सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके संसदीय क्षेत्र से शुरू हुआ है। और एक शिलान्यास भी हो रहा है और साथ ही लोकार्पण भी हो रहा है, क्योंकि वो रोपवे इस पूरे पूर्वांचल का या उत्तर प्रदेश का आप कह सकते हैं कि पहला रोपवे होगा और वो धार्मिक पर्यटन को जोड़ेगा। तो ये धार्मिक पर्यटन से जुड़ना और माँ विंध्यवासिनी के कॉरिडोर की का शिलान्यास रखा जाना, ये विकास का कार्य है। ये आने वाले दिनों में, चूंकि अमित शाह जी उत्तर प्रदेश पर विशेष निगाह रखते हैं, अमित शाह की पकड़ है बहुत अच्छी। और जो विधानसभा चुनाव होंगे, चूंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बार बार तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी। इसका मतलब है कि विकास कार्यों को लेते हुए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए और धार्मिक नगरियों को विशेष रूप से देखते हुए जो है ये जो कारवां चल रहा है अगले विधानसभा तक के लिए, इसका आगाज है गृह मंत्री का यहाँ पे खास तौर से माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के पश्चात यहाँ भूमि पूजन और शिलान्यास करने के साथ ही लोकार्पण रोपवे का। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को मिर्जापुर संग तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। मणिपुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दास कौंथोजम बीजेपी में आज शामिल हो गए। वो 6 बार विष्णुपुर सीट से विधायक रह चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में वो भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेता संबित पात्रा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उन्हें आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल कराया। भाजपा में शामिल होने के बाद गोविंद दास ने कहा कि देश में बदलाव की भावना पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के कई कार्य किए जा रहे हैं। हमारा देश में एक बदलाव का जो भावना आ रहे हैं, वही भावना में हम लोग बहना चाहिए। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम देश के लिए, देश के विकास के लिए जो चल रहा है, उससे प्रभावित होके सिर्फ मैं नहीं हूं, और भी नौजवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। भारत ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। इस दौरान भारत का मुख्य फोकस जो है वो 3 विषयों पर होगा, जिसमें सामुद्रिक सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकरोधी मुद्दे शामिल रहेंगे। इससे पहले पिछली बार भारत नवंबर 2012 में इसका अध्यक्ष बना था। एक वीडियो संदेश में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत सामुद्रिक सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकरोधी मुद्दे सहित कई अहम मुद्दों पर प्रमुख उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगा, साथ ही ठोस रणनीति बनाने पर भी जोर देगा। In the 75 plus years, this is the first time that our political leadership has invested in presiding over a event of the Security Council. It shows that India and its political leadership are invested in our foreign policy ventures, and it provides a signal to everybody else that India wants to lead from the front. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने को भारत के लिए एक बहुत ही अहम अवसर करार दिया। India has just assumed the presidency of the United Nations Security Council on the 1st of August. It is indeed an important moment for India and for all of us in the permanent mission of India to the United Nations. I would like to thank France
for presiding over the Council in July. और टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान सुरक्षा परिषद में कई अहम विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। During our presidency in August, India is organizing 3 high-level signature meetings focusing on our priority areas, that is, maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. India will also be organizing a solemn event in the memory of peacekeepers. The Security Council will also have on its agenda several important meetings, including Syria, Iraq, Somalia, Yemen, and the Middle East. The Security Council will also be adopting important resolutions on Somalia, Mali, and the UN interim force in Lebanon. I'm confident that India's presidency will contribute to strengthen international peace and security further. और भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करना बेहद ही महत्वपूर्ण है और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता अगस्त में शुरू होगी, ऐसे वक्त में जब हम अगस्त में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और बात 3 तलाक की। देखिए, 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के 2 साल पूरे होने पर देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। 2019 में आज ही के दिन 3 तलाक की सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ कानून लागू किया गया था। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर हुए कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 3 तलाक निरोधक कानून बनाए जाने को मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। ट्रिपल तलाक कानून आया था तो कोई अचानक नहीं आया था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि ये कुरीति और ये कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने 3 तलाक निरोधक कानून को बहुत ही प्रभावी बताया है। उनका कहना है कि इस कानून के बन जाने से मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ा अधिकार मिला है। आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आभार व्यक्त करने का दिन है और हर उस मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिसने कानून होने और कानून ना होने की ऐसे हालातों में कितना संघर्ष किया कि आज भी शबनम जी की आंखें छलकती हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज तेलंगाना के शमशाबाद में जीएमआर वरलक्ष्मी सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड का दौरा किया। समूह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जीएमआर समूह के समूह अध्यक्ष जीएम राव ने उनका स्वागत किया। संस्थान में युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों मसलन इलेक्ट्रीशियन, होटल मैनेजमेंट, दोपहिया तकनीशियन, वेल्डिंग तकनीशियन, फॉल सीलिंग, एसी तकनीशियन के साथ साथ जीएमआर वीएफ की जूट बैग पहल से जुड़ी महिलाओं के साथ भी उन्होंने बातचीत की। यहां आकर उपराष्ट्रपति ने विद्युत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को टूल किट भी वितरित किए। बढ़ेंगे आगे। दीपक दास ने आज नए महालेखा नियंत्रक का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने सोमा वर्मन की जगह ली है। महालेखा नियंत्रक भवन के अधिकारियों ने आज सुबह उनका अभिनंदन किया। और अब खबर केरल से है। केरल में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इस दौरान मेडिकल स्टोर, अस्पताल खुले रहेंगे। वहीं राशन, सब्जी, फल और दूध की दुकानों के लिए समय निर्धारित किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन के इस फैसले से राज्य में कोरोना के संक्रमण की कड़ी टूटने की उम्मीद है।
नागालैंड सरकार ने आज से 18 अगस्त तक 18 दिन के अनलॉक चरण 4 फेज 4 की घोषणा की है। राज्य में कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू की गई है। अनलॉक 4 में पाबंदियों से और भी छूट देने का फैसला कल कोहिमा में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में कोविड पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिया गया। अब दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पहले इन्हें शाम 4 बजे तक बंद कर देने का निर्देश था। रात्रि कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक लागू रहेगा। सरकारी और निजी बस सेवाएं 50% क्षमता के साथ संचालित होंगी। समिति ने बताया कि जिला कार्यबल इस फैसले के अनुसार आदेश जारी करेंगे। और कोरोना के खिलाफ लगातार जंग में हम सभी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और वैक्सीनेशन ही इससे बचाव और सुरक्षित रहने का एकमात्र हथियार है। भारत हर दिन टीकाकरण के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में तेजी के कारण आंकड़ा अब करीब 47 करोड़ 3 लाख पहुंच गया है। कल एक दिन में 60,15,842 टीके लगाए गए। इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कल एक दिन में 41,831 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 39,258 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 97.36% हो गया है। सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,10,952 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.42% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% हुआ है, जो कि 5% से कम बना हुआ है। वहीं अगर कोविड टेस्टिंग की बात की जाए तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 46 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड सैंपल का परीक्षण किया जा चुका है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी कार्यालय में जनजातीय विषयों पर राष्ट्रीय चिंतन बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां के लाहौल स्पीति में बादल फटने के कारण उदयपुर में फंसे 178 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। बचाव दलों ने खराब मौसम के बीच रोपवे के माध्यम से लोगों को बाहर निकाला। अब भी उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर कई लोग फंसे हुए हैं। इनमें से 37 जाहलमा, 15 शानशाह और 14 फूडा में फंसे हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव दल के कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी भूस्खलन पर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए मंडी से पंडोह तक नेशनल हाईवे को रात के समय आवाजाही के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मंडी के डीसी अरिंदम चौधरी ने आदेश जारी करते हुए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस दौरान रात के समय वैकल्पिक मार्गों से यातायात जारी रहेगा। केवल आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को ही आने जाने की अनुमति होगी। बात दिल्ली की और इसके यमुना नदी की। दिल्ली और यमुना नदी के तटीय इलाकों में लगातार बारिश के कारण यमुना में जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। यमुना नदी खतरे के निशान के आसपास पहुंच गई है। अधिकारियों के मुताबिक 100 से अधिक परिवारों को कुछ दिनों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार सुबह 9 बजे पुराना रेलवे पुल पर जलस्तर 205.30 मीटर दर्ज किया गया था। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरों की। बात पीवी सिंधु की। भारत की पीवी सिंधु का सामना आज कांस्य पदक के लिए चीन की खिलाड़ी ही बिंग जियाओ के साथ होगा। दोनों के बीच हुए पिछले मुकाबले में सिंधु का रिकॉर्ड खराब रहा है। हालांकि ताई जो यिंग के खिलाफ सिंधु के प्रदर्शन को छोड़ दें तो वे अच्छी फॉर्म में चल रही हैं। उम्मीद है कि सिंधु लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनेंगी। और टोक्यो ओलंपिक में आज 8 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट
भारतीय हॉकी टीम अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन की टीम से होगा। दरअसल ग्रुप स्टेज मैचों में भारत ने शानदार खेल दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ भारतीय टीम ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को मात दी है। और टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत की एक और चुनौती समाप्त हो गई है। मुक्केबाज सतीश कुमार 91 किलोग्राम वर्ग में अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। सतीश को उज्बेकिस्तान के बॉक्सर ने मात दी है। हालांकि मुकाबले से पहले सतीश कुमार को 7 टांके लगे थे, जो उन्हें जमैका के रिकॉर्डो ब्राउन के खिलाफ प्री क्वार्टर मैच में ठुड्डी और दाहिनी आंख पर गहरा कट लगने से लगे थे। इसके साथ ही सतीश टोक्यो ओलंपिक से भी बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक एमा मैककॉन ने जापान के टोक्यो में जारी ओलंपिक खेलों में इतिहास रच दिया है। एमा मैककॉन ने महिला तैराकी में विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। महिलाओं की 4x100 मेडले रिले में ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ एमा ने टोक्यो ओलंपिक में अपना ऐतिहासिक 7वां तैराकी पदक जीता है। ब्रिस्बेन की 27 वर्षीय महिला एमा ने एक ही गेम में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बन गई हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।